हे गाइस व्हाट्सअप। तो आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो थोड़ी देर हो गई, कल का लेक्चर लेना था पर थोड़ी दिक्कत की वजह से नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, आज आपका रेगुलर लेक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 42। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के देखिए भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। दूसरा क्या है कि इसका प्रयोग उन मामलों में भी किया जा सकता है जिन विषयों पर या फिर जिन विषयों तक संघ के कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। अब मामला क्या है कि अमेरिकी राष्ट्रपति, ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्व जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है माइकल फ्लिन, ठीक है, उसका संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षमादान दिया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसके जो पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार थे माइकल फ्लिन, उनको क्षमादान दिया है जो अमेरिकी संविधान का उपयोग करते हुए। भारतीय राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी शक्तियों का संविधान के अनुच्छेद 72 में दिया गया है। तो आर्टिकल 72 क्षमादान, ठीक है, तो ये याद रख लेना। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रयोग उन सभी मामलों में किया जा सकता है जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रयोग उन सभी मामलों में भी किया जा सकता है जिनमें जो दंड है वो सेना न्यायालय ने दिया है, या उन सभी में जिनमें दंड या दंड का आदेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की जो कार्यपालिका होती है उनकी शक्ति का विस्तार है। यानी कि बहुत बड़ी पावर राष्ट्रपति के हाथ में है, ये आसान भाषा में दिया गया है। ठीक है, जिसमें मृत्यु की सजा होती है, इसलिए दूसरा कथन यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, न्यायिक सक्रियता के बारे में पूछा गया है, पहले जान लेते हैं। देखिए क्या है कि न्यायिक सक्रियता, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, न्यायाधीश द्वारा विद्यमान विधि की बजाय व्यक्तिगत विद्वता और ज्ञान के आधार पर निर्णय लिया जाता है। और दूसरा क्या है कि न्यायाधीशों के लिए निर्णय देते समय विधि की व्याख्या संविधान के अनुसार करना आवश्यक नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले कथन में क्या है ये समझा देता हूं। देखिए, इसके अंतर्गत क्या है कि न्यायाधीशों द्वारा विद्यमान विधि की बजाय व्यक्तिगत विद्वता और ज्ञान के आधार पर निर्णय लिया जाए। यानी कि न्यायाधीश की खुद की विद्वता और खुद के ज्ञान के आधार पर निर्णय लिया जाता है, तो इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। या फिर और दूसरा कथन क्या है कि उसको निर्णय देते समय विधि की व्याख्या यानी कि संविधान के अनुसार व्याख्या करना आवश्यक नहीं है। किसको? न्यायमूर्ति को। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। अब पूरा मामला क्या है देख लेते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय पर शक्तियों के पृथुकरण के सिद्धांत का उल्लंघन का आरोप लगाया। यानी कि शक्तियों का पृथुकरण क्या होता है कि शक्तियों का बंटवारा। हमारे में जो पावर होती है भारत के जो संविधान में जो लिखा गया है कि शक्ति का पृथुकरण यानी कि शक्ति का बंटवारा होना चाहिए, किसी एक के पास पूरी की पूरी पावर नहीं होनी चाहिए, वो तो फिर तानाशाही हो जाएगी। जैसे अभी चाइना में देखते हैं, देखिए चाइना में पृथुकरण नहीं है क्योंकि वहां एक ही पार्टी, एक ही दल के पास पूरी की पूरी पावर है। ठीक है, तो ऐसा भारत में नहीं है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या है कि आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय है उन पर शक्तियों के पृथुकरण के सिद्धांत का उल्लंघन का आरोप लगाया है। अब जुडिशियल एक्टिविज्म का तात्पर्य क्या है कि देखिए, अब पहले समझ लेते हैं कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है। ठीक है, तो अदालत के उन फैसले से होता है जिनमें विभिन्न सामाजिक कुरीतियां, ध्यान से सुनिएगा,
से राहत प्रदान करने के लिए और समुचित न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों द्वारा व्यक्तिगत यानी खुद की विद्वता और ज्ञान के आधार पर निर्णय लिया जाता है। ठीक है, किन फैसलों में? कि जिनमें विभिन्न सामाजिक कुरीतियां जैसे कि अपने में कौन सी थी? सती प्रथा थी, बाल विवाह थी, ऐसे कुरीतियां। ठीक है, जो परंपरा पहले से चली आई है वो गलत है। ठीक है, और गलत है उसको कुरीतियां बोलते हैं। तो उसमें राहत प्रदान करने के लिए और समुचित न्याय को समुचित न्याय मतलब ऐसा न्याय दिया जाए, न्याय मतलब कि ऐसा निर्णय दिया जाए जिससे एक समाज, एक समुदाय पर असर पड़े। ठीक है, उसका लाभ मिले। तो ऐसे सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों द्वारा व्यक्तिगत विद्वता और ज्ञान के आधार पर, खुद के ज्ञान के आधार पर निर्णय लिया जाता है और न्यायिक शक्तियां का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और न्यायिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कथन एक सही है। ठीक है, आपको समझ आ गया कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। अब दूसरा देखते हैं। देखिए, न्यायाधीश ने निर्णय देते समय विधि की व्याख्या संविधान के अनुसार ही करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यायाधीश जो निर्णय देते हैं तो उसकी व्याख्या संविधान के अनुसार ही करते हैं। ठीक है, अब लेकिन कभी कभी न्यायिक सक्रियतावादी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विधिक मामलों पर विधि निर्माण के लिए अपनी इच्छा के प्रयोग करते प्रतीत होते हैं। यही तो आंध्र प्रदेश सरकार को दिक्कत आई। ठीक है, कि न्यायालय के न्यायाधीश ने अपनी इच्छा का प्रयोग करते प्रतीत हुए। ठीक है, उसने ऐसा लगा कि संविधान का उपयोग करके निर्णय नहीं देंगे या फिर नहीं दिया है, उसने खुद के इच्छा शक्ति का, खुद के ज्ञान का प्रयोग करते हुए निर्णय दिया है। तो ऐसा हुआ। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके बारे में बोला गया है कि RE इन्वेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कि क्या है कि RE इन्वेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है कि इसका आयोजन नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। दूसरा क्या है कि वर्ष 2020 में इसके लिए इसका विषय संवहनीय ऊर्जा परिवहन के लिए नवाचार यानी कि इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, तो वो है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए। देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। देखिए अब क्या हुआ है कि हाल ही में RE इन्वेस्ट 2020 यानी कि री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया गया है। तीसरा वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा निवेश सम्मेलन, ये पहला नहीं है, किसका है? तीसरा है। ठीक है, इससे पहले 2 हो चुके हैं। ठीक है, और प्रदर्शनी है। ठीक है, इसका आयोजन नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो मिनिस्ट्री का नाम याद रखना। ठीक है, यहाँ लिखते जा रहा हूं। ठीक है, क्या क्या याद रखना है? मिनिस्ट्री का नाम याद रखना। ठीक है, भारत नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। तो ये भारत में नवीनीकरण ऊर्जा विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। तो इसका नंबर याद रखना कि भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत की नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन क्षमता वर्तमान में बढ़कर 136 गीगावाट हो गई है। तो 136 गीगावाट। ठीक है, वो याद रखना। और पिछले 6 वर्षों में भारत में नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता 2.5 गुना बढ़ गई है। ठीक है, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना कि पिछले 6 वर्षों में या फिर पिछले 5-6 वर्षों में नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता भारत की 1.5-2.5 गुना बढ़ गई है। ठीक है, 2020 में ठीक है इन्वेस्ट का विषय संवहनीय ऊर्जा परिवहन एवं नवाचार है। ठीक है, इसलिए दूसरा कथन सही है, सॉरी, कि RE इन्वेस्ट 2020 का विषय संवहनीय ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवाचार है। तो इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, तो ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफली PCS में पूछा जा सकता है। ऐसे PCS का क्वेश्चन ऐसे फेवरेट होते हैं। UPSC पहले पूछता था, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए,
सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह समुद्री डेटा संलयन के लिए नोडल एजेंसी है। दूसरा क्या है कि यह नई दिल्ली में स्थित है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, तो केवल एक, केवल दो, एक और दो और नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी, यानी कि सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र IMSC को जल्द ही राष्ट्रीय समुद्री जागरूकता केंद्र बनाया जा रहा है। और IMSC का समुद्री डेटा का संलयन, ठीक है, सभी डेटा को एक जगह एकत्रित करना, इकट्ठा करना, इसके लिए नोडल एजेंसी है। ठीक है, मुंबई में हुए 26/11 के आतंकवादी हमलों के बाद नौसेना के परिचालन केंद्र और नौसेना तथा देश की समुद्री तट पर फैले कोस्ट गार्ड के निचले अधिकारियों में परस्पर संपर्क, एक दूसरे को जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए या फिर उसको स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसकी IMC की स्थापना की गई थी। 2012 में इसे रक्षा अधिकरण परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसने वर्ष 2014 से कार्य करना, यानी कि 2014 से चालू है, यानी कि अभी भी 6 साल हो गए हैं, ये एक्टिव है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम है, यानी कि गुड़गांव है। ठीक है, हरियाणा में है। तो एक तो इसमें क्या याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर क्या है ये याद रखना है। ठीक है, और ये 2014 से कार्य कर रहा है, तो 2014 याद रखना। इसका हेडक्वार्टर क्या है वो याद रखने वाली बात है। फिर ये डेटा संचय की नोडल एजेंसी है वो याद रखना। और 26/11 के हमलों के बाद जो नौसेना तथा देश के समुद्री तट पर जो फैले कोस्ट गार्ड है उसके निचले अधिकारियों में परस्पर संपर्क स्थापने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो बस इतना याद रखना है। ठीक है, सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ला नीना के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ला नीना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र की सतह पर निम्न वायु दाब होने की यह स्थिति उत्पन्न होती है, इससे ला नीना कहते हैं। या इस स्थिति में बंगाल की खाड़ी में निर्मित निम्न दाब सामान्य से उत्तरी की ओर आ जाता है। तो कौन सा कथन सही है? ठीक है, जियोग्राफी का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यूपीएससी के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। और पीसीएस, जो यूपीएससी के फेवरेट होते हैं वो पीसीएस के फेवरेट होते ही हैं। ठीक है, केवल एक, केवल दो, एक और दो और नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। यानी कि अब देखते हैं, ये ला नीना एक मौसमी परिघटना है। ठीक है, स्पेनिश भाषा में ला नीना का अर्थ क्या होता है कि छोटी बच्ची होता है, लिटिल बॉय, लिटिल गर्ल होता है। अब पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो उसकी सतह पर निम्न वायु दाब, ठीक है, वायु का दबाव कम होना, ठीक है, वो पूर्वी क्षेत्र प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है और इसे समुद्री सतह का तापमान काफी कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में समुद्र का तापमान काफी कम हो जाता है। इसका सीधा प्रभाव वैश्विक तापमान पर होता है और वह भी औसत से अधिक ठंडा हो जाता है। तापमान कम हो जाता है, इसलिए एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है, वैश्विक तापमान। ठीक है, इसका सीधा प्रभाव वैश्विक तापमान पर हो रहा है। ठीक है, ला नीना के दौरान बंगाल की खाड़ी में निर्मित निम्न दाब सामान्य से उत्तर की ओर आ जाता है। ठीक है, ला नीना के कारण, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब सामान्य से उत्तर की ओर, यानी कि दबाव कम हो जाता है और वो उत्तर की ओर आ जाता है। परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत जैसे तमिलनाडु में अधिक वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो ये याद रखना। और इसके प्रति, यानी कि इसके विपरीत ही एल नीनो भी कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव एल नीनो के विपरीत है। यानी कि जो स्थिति ला नीना में उत्पन्न होती है उससे विपरीत स्थिति अल नीनो में उत्पन्न होती है। ठीक है, तो
याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए किसके बारे में पूछा गया, पोषण अभियान के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो पोषण अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वर्ष 2018 में इसे कार्यक्रम को आरंभ किया गया था। दूसरा क्या है कि इसका उद्देश्य बच्चों में नाटेपन और दुर्बलता के प्रति 3% तथा बच्चों की किशोरियों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं में प्रति 2% की रक्ताल्पता को कम करना है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो और नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। ये देख लेते हैं। देखिए बच्चों, गर्भवती महिला और जो स्तनपान कराने वाली माताओं है उसके पोषण स्तर में सुधार करने के लिए पोषण अभियान शुरू किया गया था। तो इसका उद्देश्य याद रखना, ठीक है। तो क्या उद्देश्य क्या था कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार करना, ठीक है। अब इस कार्यक्रम को वर्ष 2018 में आरंभ किया गया था। तो 2018 में आरंभ किया गया था। विशिष्ट लक्ष्यों के साथ वर्ष 2022 तक पूरा किया जाना है, यानी कि एंड कहां पर है, 2022 तक एंड है, 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों में नाटेपन और दुर्बलता में प्रति वर्ष 2% की कमी करना। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है इसका उद्देश्य, ठीक है। ये भी है पर ये मेन उद्देश्य है, ठीक है, डीपली, ठीक है। कि क्या है कि बच्चों में नाटेपन और दुर्बलता, जो बच्चों में जो नाटापन होता है, जो उम्र के हिसाब से छोटे रह जाते हैं, ठीक है, और बहुत वीकनेस होती है आपके आजू बाजू पे, आपके दोस्त वगैरह या फिर ठीक है कोई भी हो सकता है जिसको नाटापन हो और दुर्बल हो, ठीक है, उसमें प्रतिवर्ष 2% की कमी करना, ठीक है। और किशोरियों, बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में प्रतिवर्ष 3% की रक्ताल्पता को कम करना है प्रतिवर्ष, ठीक है। इसमें भी प्रतिवर्ष है, ठीक है। तो दूसरा कथन गलत है इसी वजह से, ठीक है। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 0 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चों में नाटेपन को टोटली 38.4 से 25% कम करना है, 25% कम करना है, जो अभी 38.4 है, जिससे 25% तक कम करना है 2022 तक 0 से 6 साल के बच्चों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए किसके बारे में पूछा गया है, कनेक्टेड लेंडिंग के बारे में पूछा गया, हाल ही में बहुत चर्चा में है, ठीक है। इस स्थिति में किसी बैंक को प्रवर्तक खुद कर्जदार होता है। बैंक का प्रवर्तक मतलब, अब सीधा सा मैं एग्जांपल दे दूं तो ये चंदा कोचर है। चंदा कोचर जो आईसीआईसीआई बैंक की जो सीईओ है, हेड है, उसके पति के बारे में जो है पूरा मामला है कि उसने लोन दी और लोन चुका नहीं पाए है, ये है प्रवर्तक, ठीक है। खुद कर्जदार भी होता है, यानी कि जो बोलते हैं ना खुद ही मालिक हो और वो ही खुद उसमें से पैसे उठाएं, ठीक है। तो ये आसान भाषा में, ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके तहत प्रवर्तक जमाकर्ताओं के धन, यानी कि मैंने जमा आईसीआईसीआई बैंक में मेरा खाता है, ठीक है, मैंने बैंक में जो धन जमा करा, यानी कि 1000 रुपए जमा करा है आईसीआईसीआई बैंक में, ठीक है। अब चंदा कोचर इसकी मालिक है, ठीक है, चंदा कोचर इसकी मालिक है। अब उसका पति, ठीक है, मैंने ये पैसे इसमें आईसीआईसीआई में डाले। अगर चंदा कोचर ने इस पति ने, यानी कि सॉरी, चंदा कोचर के पति ने उससे बोला कि मुझे एक कंपनी खोलनी है, या फिर मुझे इंस्टीट्यूशन खोलना है, या फिर मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है, तो मुझे पैसे चाहिए। तो ठीक है, चंदा कोचर ने कहा ठीक है, आप हमारी बैंक से, यानी कि खुद की ही बैंक हो गई भाई साहब, तो ये बैंक तो खुद ही है, तो ये 1000 रुपए मैंने जो दिए थे आईसीआईसीआई बैंक को एक विश्वास के रूप में कि यहाँ मेरे पैसे सेफ है, तो ये चंदा कोचर ने ये पैसे इन भाई साहब को, यानी कि खुद के पति को दे दिए, ठीक है। तो ये रहा कि जमाकर्ताओं के धन को अपने उपक्रमों में उपयोग नहीं करता है। तो कनेक्टेड लेंडिंग के बारे में पूछा गया, ठीक है, ये एक ऑप्शन ही है, ठीक है, ये समझाइए। केवल एक, केवल दो, एक और दो और नहीं एक और नहीं दो, कनेक्टेड लेंडिंग के बारे में ये पूरा समझाया है, ठीक है।
अब आप सोच के आंसर दीजिए, ठीक है, खुद की बुद्धि अपनाइए। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर ऑप्शन बी यानी कि दूसरा कथन गलत है, ये बोला गया है। देखिए, संबंध ऋण एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी बैंक का प्रवर्तक, प्रमोटर, बैंक को प्रमोट कर रहा है, पैसे इन्वेस्ट करिए हैं, उसकी बैंक है, वो खुद कर्जदार बोरोवर भी होता है, ठीक है। इसलिए कथन सही हो गया पहला, संबंध ऋण के बारे में बोला गया है, ठीक है। प्रवर्तक द्वारा जमाकर्ताओं के धन को अपने उपक्रमों में, मैंने बोला ना फैक्ट्री खोलनी है, कंपनी खोलनी है, पैसे चाहिए, बैंक पैसे दो हमें, ठीक है, तो चंदा कोचर ने पैसे दे दिए, तो अपने धन के डिपॉजिटर यानी कि मेरे धन के अपने उपक्रमों में उपयोग करने की संभावना रहती है। पुराने ऋण चुकाने के लिए कर्जदार को नया ऋण देना, पुराना ऋण, जो पुराना ऋण है उसको चुकाने के लिए, जो कर्जदार होता है उसको ऋण चुकाने के लिए ऋण देना, ठीक है। इस संबंध ऋण का प्रारंभिक बिंदु होता है, यहीं से उसकी शुरुआत होती है, यही उसका प्रथम चरण होता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है, आसान भाषा में लॉजिक लगाकर, कि अगर आपको कहीं भी ये कनेक्टेड लेंडिंग पूछा जाए या फिर संबंध ऋण पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एस्मा एक्ट के बारे में पूछा गया है, ठीक है, और ये क्वेश्चन चर्चा में इसलिए था, ये पिछला वाला बेंडिंग कनेक्टेड लेंडिंग वाला, क्योंकि अभी आरबीआई ने इसके लिए जो नियम है थोड़े वो उसमें फेरफार किया है, फेरबदली की है, तो इसलिए करंट में है। एस्मा एक्ट के बारे में पूछा गया कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत यह संसद द्वारा बनाया गया एक अधिनियम है, और दूसरा क्या है कि इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी कर सकते हैं, बिना किसी वारंट के। एस्मा एक्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस वालों और यूपीएससी वालों का फेवरेट क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि एक साल में ये एस्मा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। केवल एक, केवल दो, एक और दो नहीं, एक और नहीं दो, तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए, ठीक है। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन सी यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। आइए देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवा अनुसरण यानी कि एस्मा एक्ट का जो फुल फॉर्म है एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, एस्मा की अवधि में विस्तार किया है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। और याद रखना कि सबसे पहले जब एस्मा एक्ट है वो यूपी सरकार ने ही लागू किया था। इसके मोस्टली पावर बनाया स्टेट के द्वारा है, ठीक है। क्रिएट किया गया है सेंटर के द्वारा, पर इसकी पावर होती है वो मोस्टली स्टेट के पास है। अगर इस एक्ट में कोई चेंज करना है तो वो स्टेट के पास पावर है कि इस एक्ट में चेंज कर सकती है या फिर अपने तरीके से इस एक्ट को यूज कर सकती है, ठीक है, इस नियम को। देखिए, एस्मा एक्ट 1968 में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संसद द्वारा बनाया गया एक एक्ट है। तो याद रखने वाली बात क्या है कि 7वीं अनुसूची याद रखने वाली बात है, ठीक है। और 98 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संसद द्वारा बनाया गया था। इस कानून का उद्देश्य, फिर से उद्देश्य याद रखने वाली बात आ गई कि सामान्य जीवन को प्रभावित करने वाली कुछ आवश्यक सेवाओं, एसेंशियल सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करनी थी, ठीक है। अब इसका अर्थ आगे देखते हैं, ठीक है, आगे ठीक से समझाइए। इसमें क्या होता है कि जो आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना, जैसे सार्वजनिक परिवहन, बस सेवा तथा स्वास्थ्य जैसी सेवाओं को शामिल की गई है। एस्मा एक्ट अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले को पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। अब एस्मा एक्ट जो फिर यह सरकारी कर्मचारी होती है, मोस्टली सरकारी कर्मचारी जो सरकारी हड़ताल पर बैठते हैं, ठीक है, अगर पगार नहीं मिला या फिर कोई और दिक्कत हो गई तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उस पर भी लागू किया जाता है, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। अगर हड़ताल करनी हो, अगर हड़ताल हुई हो और उसे रुकवानी हो, ठीक है, फिर भी ये एक्ट लगाया जाता है, ठीक है, जिससे कि आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में कमी ना आए, ठीक है, जिससे जनता को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है एस्मा एक्ट, ठीक है। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ एक स्पेशल लेक्चर बना दूं एस्मा एक्ट के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके लिए स्पेशल लेक्चर चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, दूसरी बार शायद है। ओसिन डीएक्स के बस अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो किसके लिए है, भारत ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया, मलेशिया इंडोनेशिया, या फिर ऊपर में से कोई नहीं, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, भारत ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। देखिए भारत ऑस्ट्रेलिया नौसैनिक अभ्यास ओसिनडेक्स, फ्रांस भी इसमें शामिल होना चाहता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। फ्रांस भी शामिल होना चाहता है। भारत ऑस्ट्रेलिया को संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, याद रखने वाली बात यह है कि नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। यह भारतीय नौसेना, भारत की नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के मध्य किया जाने वाला एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि कागज, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहां से हुआ था, भारत, चीन, अरब या फिर यूरोप। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर है, इनके पहले देख लेते हैं। कागज का आविष्कार लगभग 1900 वर्ष पूर्व चीन में, ठीक है, आंसर मिल गया, चीन है इसका आंसर, ठीक है। लून नाम के व्यक्ति ने किया था लगभग 1400, ये पीसीएस का क्वेश्चन है, जो वर्ग 2 और वर्ग 3 की एग्जाम होती है उसमें क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 1400 वर्ष पूर्व यह तकनीक कोरिया तक पहुंची, इसके तुरंत बाद ही जापान तक फैल गई। 1800 वर्ष पूर्व यह बगदाद में पहुंची, फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली, और इस उपमहाद्वीप में कागज की जानकारी बगदाद से आई थी, ठीक है। तो इसमें याद रखने वाली बात कौन सी है, कहां से कहां आई, कहां से कहां गई, ये कुछ याद रखने वाली बात नहीं कि सबसे पहले चीन में लून नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज की थी, यानी कि इसका आविष्कार किया था, ठीक है। बस इतना ही याद रखना। तो ठीक है, ये रही आपके आज की सीरीज। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और अपने दोस्तों की भी बताइए और उसको भी बोलिए कि सब्सक्राइब करे, ठीक है। आपके लिए वो जो स्पेशल टॉपिक है वो चाहिए कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, एस्मा एक्ट के बारे में। तो जय हिंद, जय भारत।